हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का यह पहला क्लास है जिसमें हम लोग डीपली से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रह उपग्रह प्लेनेट के बारे में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर जब आप लोग नहीं पढ़े होंगे ना, आप लोग पहली बार ग्रह उपग्रह के बारे में पढ़ने वाले होंगे, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। यह पहला लेसन है। इसी तरह हम लोगों का कितना लेसन पढ़ाई होगा, तो 15 लेसन पढ़ाई होगा, जिसमें हम लोग आराम से ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले थे। ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो ज्योग्राफी नाम कैसे पढ़ा ज्योग्राफी इसका, तो जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस, यहाँ पर पेन चेंज करना होगा तो बोलिएगा आप लोग जियोग्राफी। जियोग्राफी इसका नाम ऐसे ही पढ़ा, जैसे कि जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो ग्राफी मतलब होता है लिखना। और जियोग्राफी ये लैटिन भाषा से लिया गया है, सॉरी, जियोग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं आगे। तो आगे क्या बोला गया है, आगे बिग बैंग और उसके बाद के विस्तार के बाद 12 से 14 बिलियन साल पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। मतलब 12 से 14 बिलियन वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसमें 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाश गंगाएं का औसतन 100 अरब भी 100 अरब सितारे हैं। मतलब 100 अरब सितारे हैं दोस्तों, देखिएगा। मतलब पूरे ब्रह्मांड का 100 अरब सितारे हैं। सितारे पूरे ब्रह्मांड में कितना जगह छकते हैं, तो 15% मात्र जगह छकते हैं। तो देखिए आप लोग इसमें कल्पना कीजिए कि कितना ब्रह्मांड बड़ा है। और जिसमें तो पृथ्वी बहुत ही छोटा है, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी बहुत ही छोटा सा जगह घेर कर रहा है, रखता है। तो चलिए और इसमें आगे देखते हैं कि सबसे छोटी आकाशगंगा में भी लगभग 1 लाख सितारे होते हैं। सबसे छोटी आकाशगंगा में लगभग 1 लाख सितारे होते हैं, और सबसे बड़ी आकाशगंगा में लगभग 3000 अरब सितारे होते हैं। आप लोग कल्पना कीजिएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। तो ब्रह्मांड मतलब कि ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ है, तो गैलेक्सी से हुआ है। गैलेक्सी कितने प्रकार के होते हैं, तो गैलेक्सी 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सर्पिलाकार गैलेक्सी होता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, सर्पिलाकार गैलेक्सी। उसके बाद होता है रेखित रेखित गैलेक्सी। उसके बाद अंडाकार गैलेक्सी। इस तरह 4 गैलेक्सी होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फोटो के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, तो सोलर सिस्टम के होता है। सोलर सिस्टम मतलब कि एक बनाया हुआ चैन है, जिसमें से सभी ग्रह अपने प्लेन मतलब कि जगह पर स्थिर रहते हैं। उसके बाद वह सूर्य को चक्कर लगाते हैं, उसे ही सोलर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद क्या बनता है, सोलर सिस्टम किससे बनता है, तो सोलर सिस्टम में ही पृथ्वी होता है। और पृथ्वी पर ही एक छोटा सा प्यारा सा देश है, जिसको इंडिया कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का अगला स्लाइड है गैलेक्सी। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर यूनिवर्स है, यहाँ पर यूनिवर्स है ना। तो यूनिवर्स का निर्माण किससे हुआ है, तो गैलेक्सी से हुआ है। तो गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गैलेक्सी के बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे आज। तो गैलेक्सी, तो आकाशगंगा है तारों, गैस और धूल कणों से मिलकर बनी होती हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक साथ होती हैं। मतलब कि गैलेक्सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही एक जगह होती हैं। और सबसे मतलब कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका होता है, तो यह होता है कृष्ण छिद्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ब्लैक होल कहते हैं। BH कहते हैं इंग्लिश में, ब्लैक होल। चलिए इसका चर्चा हम लोग आगे करते हैं, नहीं तो इसी में खिचड़ी पक जाएगा। इसको हम लोग ब्लैक होल को आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप लोग गैलेक्सी के बारे में देखिएगा। प्रत्येक आकाशगंगाएं के प्रकार को इसके प्रकार के हिसाब से, मतलब इसके आकार के हिसाब से नाम दिया गया है। जैसे देखिए आकाशगंगाएं को इसके आकार के नाम से मतलब नाम दिया जाता है ना, तो बहुत ही आसानी से हम लोग को याद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग को अंडाकार गैलेक्सी पढ़ना है, तो जो अंडे के आकार में होगी तो उसे अंडाकार गैलेक्सी कहते हैं। जो अंडा के आकार में होगा तो उसको अंडाकार गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि अंडा गोल भी होता है और लंबा भी होता है, तो जैसे इस तरह का भी गैलेक्सी जो दिखेगा ना, उसको अंडाकार गैलेक्सी कहते हैं। और जो सर्पिलाकार गैलेक्सी होता है, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी होता है ना, वो सांप की तरह होता है। जिससे इस तरह से होता है सांप की तरह, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी होता है। जैसे देखिए ये जो गैलेक्सी है ना, वो सर्पिलाकार ही गैलेक्सी है। चलिए अंडाकार गैलेक्सी, सर्पिलाकार गैलेक्सी के बारे में हम लोग जान लिए। और रेखित रेखित सर्पिलाकार गैलेक्सी कैसा होता है, तो यह सांप के आकार में होता है, और यहाँ पर सितारे होते हैं। सितारे इस तरह होता है ना, यहाँ पर सितारे होते हैं, तो उसे रेखित सर्पिलाकार गैलेक्सी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी। तो एडविन हबल को 4 अलग अलग प्रकार की आकाशगंगाएं यानी कि गैलेक्सी को बांटे हैं। जिसमें पहला है अंडाकार, दूसरा है सर्पिलाकार, तीसरा है सर्पिलाकार रेखित गैलेक्सी, और चौथा है अनियमित। तो अनियमित को हम लोग ध्यान में रखना ही नहीं, क्योंकि अनियमित तो आसानी से पहचान में आ जाएगा। जैसे किसी का जिसका आकार ना हो, उसे अनियमित गैलेक्सी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों ये देखिए,
ये अमेरिका से का छोड़ा गया ये मतलब कि सैटेलाइट है जिसको नासा ने छोड़ा है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, ये अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया, जब छोड़ा गया था ना, यह मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा मतलब सैटेलाइट था। इसके मुकाबला करने वाला कोई भी सैटेलाइट नहीं था, क्योंकि उस समय सभी देशों के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। लेकिन अब तो सभी देशों के पास टेक्नोलॉजी आ गई है और इससे भी बड़ा बड़ा सैटेलाइट ऊपर लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, इससे याद आया कि जैसे कि भारत का सबसे पहला सैटेलाइट कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला सैटेलाइट था 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था भारत का पहला सैटेलाइट। इसको किसके मदद से छोड़ा गया था, तो इसको छोड़ा गया था रसिया की मदद से। उस समय हम लोगों का रसिया दोस्त हुआ करता था। क्यों रसिया दोस्त हुआ करता था, तो ये इतिहास की कहानी है। ये उस पर चलेंगे तो बहुत दूर हम लोग चले जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगा। चलिए, इसको मैं बता दूंगा थोड़ी देर पहले बाद में। उसके बाद सबसे पहला मतलब कि दूसरे देश के रॉकेट से छोड़ा गया दो मिसाइल है आर्यभट्ट। लेकिन अपने रॉकेट से छोड़ा गया सबसे पहला मिसाइल कौन सा है, सैटेलाइट कौन सा है, तो वो है रोहिणी। रोहिणी अपने अपने मतलब अपने रॉकेट की मदद से छोड़ा गया है रोहिणी को। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अब दूसरे देश की मदद से किससे, मतलब दूसरे देश के रॉकेट से, जैसे दोस्तों मिसाइल मिसाइल नहीं, जैसे कि सैटेलाइट और रॉकेट में अंतर होता है। सैटेलाइट और रॉकेट में अंतर होता है। तो सैटेलाइट सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन रॉकेट का टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण ही सैटेलाइट को दूसरे देश से छुड़वाना पड़ता है। जैसे हम लोग भी सैटेलाइट बनवा लिए थे, लेकिन रॉकेट की टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, तो हम लोग रसिया के रॉकेट से छोड़े थे। चलिए, अभी हम लोग का मुख्य रूप से कौन कौन सा रॉकेट है मतलब सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, तो मुख्य रूप से रॉकेट हम लोग का है PSLV। सबसे पहला था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और सबसे मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या है, तो GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मार्क जो 3 वाला है ना, वो सबसे न्यू वर्जन है, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। तो यह सबसे मेन रूप से कार्य करता है। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV को आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे नया टेक्नोलॉजी का है। दोस्तों, आप लोगों को मैं क्या बताने वाला था कि हाँ मतलब कि हाँ, यहाँ पर क्या हम लोग बताने वाले थे, हाँ रसिया से ही क्यों छोड़ा गया था आर्यभट्ट मिसाइल को। तो रसिया हम लोगों का उस समय दोस्त हुआ करता था। जब मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस समय अमेरिका और रसिया एक ओर से लड़ रहे थे। बट अमेरिका और रसिया की दुश्मनी कैसे हुई, जैसे कि जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर मतलब कि सबसे पहले अमेरिका और रसिया दुख सुख बांटने का वादा किए थे। कोई भी कार्य होगा हम लोग मिलकर टेक्नोलॉजी को मिलकर बांटेंगे, उसके बाद हम लोग अपने अपने देश में कोई भी कार्य करेंगे या मिलकर कार्य करेंगे। लेकिन जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ तो जापान पर जब अमेरिका ने बम गिरा दिया ना, जब बम गिराया तो उसके बाद इसको लगा, रसिया को लगा ना कि हमसे अभी तक इसके बारे में बताया ही नहीं था टेक्नोलॉजी के बारे में, और बम गिरा भी दिए। तो जापान में बम कब गिराया गया था, तो आप लोग इसको बताइएगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराया था। 6 अगस्त को जो बम गिरा था उसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय था नाम। और 9 अगस्त को जो बम गिराया था उसका आप लोग नाम बताइएगा। इसका भी नाम बहुत ही आसान है, तो उसको बताइएगा। तो इसी के कारण ही रसिया में दुश्मनी हो गई, रसिया और अमेरिका में दुश्मनी हो गई। तो उसके बाद जब अमेरिका और रसिया में दुश्मनी हुई थी ना, तो अमेरिका यहाँ पर आकर के, जैसे कि अमेरिका यहाँ पर मतलब श्रीलंका में आकर के, जैसे अमेरिका श्रीलंका में आकर के अपना राज्य कायम करना चाहता था। जैसे कि रसिया के नज़दीक हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद इससे पर हमला करना जरूरी हो जाएगा। तो इसी जैसे कि रसिया उसके बाद भारत से हेल्प मांगा कि आप जैसे कि अमेरिका को इसी तरह भगा दीजिए, उसके बाद आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो जैसे कि वो भगा दिया। अब भारत कैसे भगाया, तो जैसे कि यहाँ पर एक मतलब कि लीटे होता है, LTTE होता है। लीटे प्रकार का एक आतंकवादी संगठन था जो तमिलनाडु से बना था, उसी के कारण ही इसको भगा दिया गया। तो जो भगाया ना, अमेरिका को भगा दिया गया। तो इसी से हमारा भारत को मदद करता है रसिया। और भारत और पाकिस्तान में युद्ध भी हुआ था ना, तो उसी समय रसिया मदद किया था भारत को। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, चला गया होगा कि हम लोग का रसिया दोस्त क्यों बना। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगा सर्पिल आकाशगंगा है। तो पूरे ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सर्पिल आकाशगंगा सबसे ज़्यादा है। सर्पिल आकाशगंगा की पहचान क्या है, तो यह सांप की तरह होती है। सांप जैसे कि इस तरह बैठ जाता है ना, तो उसी को सर्पिल आकाशगंगा कहते हैं। मनुष्य द्वारा देखी गई लगभग 77% आकाशगंगाएं सर्पिल आकाशगंगाएं होती हैं। मतलब आकाशगंगाएं में सर्पिल आकाशगंगा की संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार की आकाशगंगा का एक अच्छा उदाहरण एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा को आप लोग याद कर लीजिए, मतलब कि इसमें
परीक्षा में पूछेगा कि एंड्रोमेडा सर्पिल आकाशगंगा का सबसे फेमस उदाहरण कौन सा है, तो उसमें दे देगा एंड्रोमेडा और 3 दे देगा अलग अलग। तो आप लोग को एंड्रोमेडा याद रखिएगा और यही एकमात्र क्वेश्चन आता है सर्पिल आकाशगंगा से, इसीलिए आप लोग एंड्रोमेडा को याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आकाशगंगाएं आमतौर पर विशाल अंडाकार आकाशगंगाएं होती है जिनमें एक खराब या उसमें भी अधिक तारे होती हैं, जिनमें एक खरब या उससे भी अधिक तारे होती हैं। चलिए आकाशगंगा के बारे में हम लोग जान लिए। चलिए ये क्या है, तो ये आकाशगंगाएं हैं, तो यह अनियमित आकाशगंगा हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये चलिए आकाशगंगा की पहचान कर लेते हैं। तो आकाशगंगा की पहचान करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर एक मुख्य बिंदु बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सांप की तरह बन रहा है, फिर सांप की तरह बन रहा है। तो सांप की तरह जब बनेगा ना तो सर्पिल आकाशगंगा उसको कहते हैं। इससे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसमें सांप इस तरह बनेगा, बस सर्पिल आकाशगंगा कह देंगे। और इसमें एक डिस्क, एक उभरा हुआ और एक प्रभामंडल होता है, इसको आप लोग ध्यान मत रखिएगा, इसको आप लोग आसानी से पहचान लीजिएगा। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं, जैसे कि सर्पिल, रेखीय सर्पिल आकाशगंगा होता है तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो वो इस तरह होता है और यहाँ पर स्टार होता है, जैसे कि तारे होता है तो उसे रेखीय सर्पिल आकाशगंगा कहते हैं। इस यह भी आसानी से पहचाना जा सकता है। और अंडाकार आकाशगंगा है तो गोल होगा या इस तरह का होगा, अंडा की तरह होगा, तो अंडाकार आकाशगंगा कहते हैं। आगे हम लोग का चित्र दिखा रहे हैं आपको, चलिए आगे चित्र देख लीजिए। ये सर्पिल आकाशगंगा है, इसकी घूमने की गति बता रहे हैं, तो ये परीक्षा में नहीं पूछेगा। चलिए ये सर्पिल रेखित आकाशगंगा है, यह सांप की तरह है, इस तरह सांप की तरह है। और यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो इसे ही सर्पिल आकाशगंगा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सर्पिल आकाशगंगा के बारे में जान लीजिए। उसके बाद अंडाकार आकाशगंगा है तो इसको भी देख लीजिए, ये गोलाकार रूप में है तो ये अंडाकार आकाशगंगाएं हैं। और यहाँ पर ये लंबा रूप में है तो ये भी अंडाकार आकाशगंगा है। और यह कौन सा आकाशगंगा है, तो यह अनियमित आकाशगंगा है क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे कि देखिए इस तरह से रहता तो हम लोग सर्पिलाकार बोलते थे, इस तरह से है नहीं है। अगर इस तरह से वो होता तो हम लोग रेखीय सर्पिलाकार बोलते थे, इस तरह से भी नहीं है। और उसके बाद अगर जो हम लोग का एक और होता है मतलब सर्पिलाकार, रेखीय सर्पिलाकार, और एक और होता है अंडाकार, सॉरी भूल गए थे, अंडाकार होता है। अंडाकार होता तो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, तो ये तो किसी भी तरह से मैच नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या होगा, अनियमित आकाशगंगा हो जाएगा। तो इसका अनियमित आकाशगंगा सही उत्तर हो जाएगा। ये भी अनियमित आकाशगंगा है, इसका भी आकार और रूप नहीं मैच कर रहा है, ये कौन सा होगा, तो ये भी अनियमित आकाशगंगा हो जाएगा। देखो दोस्तों ये जो हो ना इस तरह से है, अगर जो इस तरह से बन जाता तो क्या हो जाता है, तो रेखीय सर्पिलाकार हो जाता है, बट इसी तरह से है तो इसीलिए यह भी अनियमित आकाशगंगा कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला स्लाइड हम लोग का क्या बोल रहा है, तो अगला स्लाइड बोल रहा है हम लोग को अनियमित आकाशगंगाएं। तो अनियमित आकाशगंगाएं गैस, धूल, तारों और न्यूट्रॉन सितारों, ब्लैक होल और अन्य तत्वों से बनी होती हैं, जो सभी आकाशगंगाओं के लिए समान है। मतलब सभी आकाशगंगाएं हैं इसी तरह से बनी होती हैं, मतलब कि सभी आकाशगंगाएं गैस, धूल, तारे, न्यूट्रॉन, सितार, ब्लैक होल से बने होते हैं। लेकिन इसकी एक खास मतलब बात है ना कि अनियमित आकाशगंगा की, कि यह इसकी आकार नियमित नहीं होती है। अगला स्लाइड देखते हैं, तो अगला स्लाइड में है सितारे मतलब कि स्टार। और देखिए दोस्तों सबसे फेमस क्वेश्चन रेलवे का होता है कि जैसे एसएससी के तो यह मतलब टॉप 10 में क्वेश्चन नहीं होता है, बट सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि मतलब जो होता है सूर्य क्या है, तो ग्रह है कि उपग्रह है कि तारे हैं कि तारे हैं या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या मारेंगे, तो तारे हैं। तारा का सबसे मतलब आसानी से पहचान कैसे किया जाता है, जो अपने से प्रकाश निकाले, मतलब जो अपने से प्रकाश से निकलता है तो इसे तारे कहते हैं। तारे का मुख्य रूप से मतलब प्रकाश और ऊर्जा का कारण क्या है, तो इसका ऊर्जा का कारण है मतलब कि नाभिकीय लाइन इसके ऊर्जा कारण है, मतलब सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय लाइन। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, सितारे विशाल आकाशीय पिंड है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। जैसे देखिए सितारे जो होता है ना, जैसे कि सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। यह क्या है, तो यह कृष्ण छिद्र है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ब्लैक होल कहते हैं, BH कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके बारे में हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, मतलब बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना तो आपको इसके नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है। ज़्यादा रिसर्च क्यों नहीं हो पाया है कि इसका गुरुत्वाकर्षण, चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। जैसे जो भी तारा पुराना हो जाएगा, मतलब ओल्ड हो जाएगा ना, जो भी तारा, तो जो तारा ओल्ड हो गया ना वो जब मर जाएगा तो ब्लैक होल का निर्माण कर लेता है। और ब्लैक होल का इतना ना गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है ना कि इसके आसपास कोई भी तत्व आएगा ना, या व्यक्ति हो या ग्रह हो, या सॉरी ग्रह नहीं मतलब कि व्यक्ति हो या कोई भी मतलब कि रिसर्चर हो उस पर जाएगा, तो ये इतना ना इसका आकर्षण तेज बरियार होता है, मजबूत होता है कि ये उसको आकर्षित कर लेगा। और आकर्षित करेगा तो वो रिसर्च करने लायक वैज्ञानिक नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह जब वो आकर्षित हो जाएगा तो यह जल के मर जाएगा, या वहाँ से कोई भी नेटवर्क वहाँ से भेज ही नहीं पाएगा, तो या जल कर नहीं मर पाया ना तो उसी में फंस जाएगा, उसी में फंस कर उसी में रह जाएगा। चलिए
इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है और इसमें भौतिकी का कोई भी नियम कार्य नहीं करता है। जैसे कि इसमें देखिए दोस्तों, इस पर वैज्ञानिक का बहुत ही कम रिसर्च हो पाया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। इसमें भेजा जाएगा तो क्या भेजा जाएगा, जब रोबोट का बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाएगा ना, तो रोबोट को भेजकर इस पर बहुत ही अच्छा से इस पर रिसर्च किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं मतलब कि अगला स्लाइड है हम लोगों का ग्रह के बारे में। ग्रह के बारे में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य के सबसे, जैसे देखिए दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो होते हैं ना 4 गो, जैसे कुल ग्रह की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, जिसमें से 4 को बांट दिया गया है। जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होते हैं उन्हें इनर प्लेनेट कहते हैं। जो सूर्य से दूर होते हैं 4 ग्रह, उससे आउटर प्लेनेट कहते हैं। तो इनर प्लेनेट में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे पूछेगा कि इनर प्लेनेट में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो इसमें आप लोग को मारिएगा ये वाला। तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इनर प्लेनेट पूछा गया है। इनर प्लेनेट में सबसे दूर वाला ग्रह जब पूछेगा ना, तो यहाँ पृथ्वी हो जाए, सॉरी यहाँ पर बुध हो जाएगा सबसे पास में ग्रह। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी मंगल। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बुध। जैसे देखिए दोस्तों, ये बुध है, ये वाला बुध है, ये वाला क्या है, तो ये वाला शुक्र है, और ये वाला पृथ्वी है, ये वाला मंगल है। तो अगर जब पूछेगा कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। लेकिन अगर जब पूछ देगा कि इनर प्लेनेट में सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा, उस समय हो जाएगा मंगल। तो आप लोग मंगल को ध्यान रखिएगा। और फिबोस और डिमोस ग्रह किसका है, तो यह मंगल के ग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह माना जाता है इसको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बुध ग्रह तो सबसे नजदीक हो गया, और बुध ग्रह सबसे कम दिनों में अपना चक्रण पूरा कर लेता है। 88 दिन में, मात्र 88 दिन में अपना चक्र पूरा कर लेता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे वर्ष बढ़ेगा पूरी चक्कर करने में। और दोस्तों एक और खास बात है, जान लीजिए आप लोग भी, बुध को सॉरी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। मतलब कि सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह है, तो वह है बुध। लेकिन बुध से भी गर्म है शुक्र, क्योंकि शुक्र पर बहुत ही ज़्यादा में खतरनाक गैसें हैं, तो इसी के कारण ही शुक्र बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का चक्कर सभी ग्रह किस दिशा में करते हैं, तो वह करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की ओर। लेकिन 2 ग्रह वो ऐसे हैं जो अपवाद माने जाते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण अपवाद माने जाते हैं। यह सूर्य का चक्कर किस तरह दिशा में करते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट करते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन सा ग्रह अपवाद है। तो यह दोनों अपवाद में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। शुक्र को पृथ्वी के वाहन कहते हैं, और भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। और मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दुग्ध मेखला जिसका नाम है हिंदी में, और मुख्य मिल्की वे में हम लोग रहते हैं। मिल्की वे आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, और ओनली 15% ही तारे, मतलब कि ओनली 15% ही सितारे हैं प्लेनेट में। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड और खोले पिंड कहलाते हैं। ये हम लोग का जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जियोग्राफी एक शब्द है, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी क्या है, तो एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफिया मतलब लिखना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अगर जे पृथ्वी का आकार पूछेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार आप लोग डायरेक्ट गोल मत मारिएगा, मतलब पूछेगा राउंड है कि मतलब कैसा है। तो पृथ्वी का आकार है जो है ना जियोइड्स है, GOIDS, जियोइड्स है पृथ्वी का आकार। तो आप लोग जियोइड्स मारिएगा। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रहों के पास अपनी कोई भी ऊष्मा नहीं होती है। यह तारे के मतलब तारों के प्रकाश से, तारे के प्रकाश जब इस पर पड़ता है ना, तभी ये चमकते हैं। जैसे सुबह में सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक तारा है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है ना, तो सुबह में पृथ्वी चमकता है, और पृथ्वी से बाहर जाकर देखेंगे तब चमकता नजर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रह के बारे में नाम बताया गया है। PDF जो मिलेगा ना, तो आप लोग इसको PDF को याद कर लीजिएगा। ये 2 कैटेगरी में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन। टेरेस्ट्रियल कहा जाता है इनर प्लेनेट, जोवियन कहा जाता है आउटर प्लेनेट। चलिए भैया देखते हैं इनर टेरेस्ट्रियल चट्टानी, इसको भी ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। सूरज के करीब है, इनर प्लेनेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह सूरज करीब होता है, इस पर घन धातु खनिजों से बने होते हैं, इस पर घने धातु होते हैं, बारीक और चट्टान परतें इस पर होती है। लोहा और मैग्नीशियम के अधिकतम वाला मेटल रखते हैं, तो यह लोहा और मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा इस पर होता है। आगे देखते हैं इनर प्लेनेट के बारे में। धातुओं का पीला कोर
रखते हैं। पहला वातावरण है प्राकृतिक उपग्रहों। चलिए दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रहों या तो बहुत कम या नहीं है, बहुत तेज और परिक्रमण मतलब कि इसका परिक्रमण काल बहुत ही तेज होता है। चलिए आगे देखते हैं। आउटर प्लेनेट में है, यह हाइड्रोजन और हीलियम की जैसी गर्म गैसें से बना होता है। इसका परिक्रमण काल बहुत ही लंबा होता है। इसमें रिंग की सिस्टम होती है और इनर प्लेनेट में रिंग की सिस्टम नहीं होती है चारों में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो जाएगा या पृथ्वी हो जाएगा। इस तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। धुरी पर चक्कर लगाना। धुरी पर, जैसे कि पृथ्वी अपने धुरी पर भी चक्कर लगाता है और सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसको रोटेशन कहते हैं। जैसे कि धुरी पर चक्कर लगाए तो इसे रोटेशन कहते हैं। जैसे देखिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये क्या, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया। ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगी। और पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाई, यहीं पर चक्कर लगाती है और यहाँ पर बढ़ती भी है। जैसे कि यहाँ इधर बढ़ती भी है, दो चक्कर हो गया। जैसे कि एक बढ़ने वाली हो जाएगा, रोटेशन कहा जाता है बढ़ने वाली को, और घूमने वालों का क्या कहते हैं, तो उसको राउंड कहते हैं, जैसे गोल गोल घूमता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों इतना ही स्लाइड था आज के लिए, इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।